Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Russia's membership टू UNHRC सस्पेंडेड. हमने इस पर भी कल बातचीत की थी. मैंने बताया था किस तरह का रिजोल्यूशन लाया जा रहा है. वो रिजोल्यूशन अब ला करके रसिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दी गई है. दिस आर्टिकल इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रसिया की UNHRC की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है. इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन लाया गया. ध्यान रहे, UNHRC में 47 मेंबर्स होते हैं, बस कल ही मैंने बताया है. लेकिन UNHRC के मेंबर्स जो होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से इलेक्ट होकर के आते हैं. और अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से किसी मेंबर को सस्पेंड करना है तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से पास होना चाहिए. और एक रिजोल्यूशन रखा गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रसिया की मेंबरशिप को सस्पेंड करने के लिए. और उस रिजोल्यूशन के फेवर में 93 कंट्रीज़ ने वोट किया, 24 ने उसके अगेंस्ट वोट किया. और किसी भी मेंबर को सस्पेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है. और आप इस केस में देख सकते हैं 2/3 ऑफ वोटिंग मेंबर्स. तो जितने मेंबर्स ने वोट किया है 117 मेंबर्स ने, 93 + 24, और उसमें से 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी है और इस कारण से रसिया की मेंबरशिप सस्पेंड हो गई. 58 कंट्रीज़ एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग इंक्लूडिंग इंडिया. तो इंडिया ने भी वोट किया ही नहीं, इंडिया एब्सटेन्ड. और ये क्यों रिजोल्यूशन लाया गया है वो तो हमने कल ही देखा. बूचा से इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, वीडियो इमेजेस निकल के आ रहे हैं. बूचा सिटी इन यूक्रेन दैट इज़ हार्डली 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इट्स कैपिटल सिटी कीव, जहाँ पे 300 से भी ज़्यादा लोगों की लाशें ऐसे ही अबैंडन्ड सड़कों पे पड़ी हुई हैं. एंड इट इज़ बीइंग बिलीव्ड कि रशियन फोर्सेस वाइल विड्रॉइंग फ्रॉम बूचा हैव इनडिस्क्रिमिनेटली किल्ड पीपल, सिविलियन. और इस कारण से रसिया के खिलाफ ये रिजोल्यूशन लाया गया है. अभी इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है वो ज़रा देखते हैं. इंडिया ने फिर से वोट नहीं किया, लेकिन हर कंट्री को अपने पोजीशन को एक्सप्लेन करना होता है. भले आप वोट ना करें, येट यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. और इंडिया का जो स्टैंड है उसको आपको अच्छे से समझना चाहिए. ये स्टैंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंक्लूजन में अगर कभी भी कोई सवाल आए तो. इंडिया ने कहा है, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, TS तिरुमूर्ति साहब, उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू चूज साइड्स. हम किसी के साथ नहीं हैं भाई, हम पीस के साथ हैं. किसी के फेवर में वोट करना या किसी के अगेंस्ट में वोट करने का मतलब है कि हम साइड चुन रहे हैं, और हम साइड चुनना नहीं चाहते हैं. सो इफ़ वी हैव चूजन समथिंग इट इज़ पीस एंड वी वांट इमीडिएट एंड टू द वायलेंस. आप खुद ही सुनिए हमारे UN के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS तिरुमूर्ति साहब ने क्या कहा है. India has abstained on the resolution adopted in the General Assembly today. We do so for reasons of both substance and process. Since the inception of the Ukrainian conflict, India has stood for peace, dialogue and diplomacy. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. If India has chosen any side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. We continue to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterate our call for end to all hostilities. When innocent human lives are at stake, diplomacy must prevail as the only viable option. Recent reports of civilian killings in Bucha are deeply disturbing. We have unequivocally condemned these killings and support the call for an independent investigation.
चलिए, अब UNHRC इस साल इतने बार न्यूज़ में आ रहा है कि अब इससे रिलेटेड कुछ भी फैक्चुअल सवाल मुझे लगता है आने वाले APSC या UPSC प्रीलिम्स में आ सकता है। तो UNHRC से रिलेटेड कल ही कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया कि 3 साल के लिए मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मैक्सिमम 6 साल की मेंबरशिप हो सकती है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। उसके अलावा आप ये भी समझो, ये जो 47 सीटें होती हैं वो दुनिया के अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अफ्रीकन कंट्रीज़ को 13 सीटें मिली हुई हैं, तो एक बार में अफ्रीकन कंट्रीज से 13 होते हैं। एशिया पैसिफिक से 13, ईस्टर्न यूरोपियन से 6, लैटिन अमेरिकन कैरेबियन से 8 और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर से 7। इंडिया आता है इस रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में। आप देखिए इंडिया की मेंबरशिप 2021 से चल रही है, 2024 तक चलेगी। और इन्फॉर्मेशन देखते हैं UNHRC पे। 47 मेंबर्स, ये तो अब याद ही रहेगा। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3-3 साल के मैक्सिमम पॉसिबल है। और देखिए फेडेरिको विलेगास फ्रॉम अर्जेंटीना इज प्रेसिडेंट ऑफ UNHRC फॉर द ईयर 2022। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्या कोई कंट्री रसिया से पहले भी सस्पेंड हो चुका है फ्रॉम UNHRC? आंसर इज यस। लीबिया को सस्पेंड किया गया था इन मार्च 2011 और उसी रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करके, जिस रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करके रसिया को सस्पेंड किया गया, रिजोल्यूशन नंबर 60/251। कल ही मैंने आपको बताया था कि रिजोल्यूशन नंबर 60/251 का मेन पर्पस है कि भाई जो मेंबर कंट्रीज हैं UNHRC की, उनकी तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस को इंश्योर कराना, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर कराना। अगर वही वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। और उस टाइम में 2011 में आपको पता होगा वहाँ के एक डिक्टेटर थे गद्दाफी, उनके खिलाफ एलिगेशंस थे कि उन्होंने कई सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं उनकी सरकार ने, और इस कारण लीबिया को सस्पेंड किया गया था फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. It releases extra oil to calm prices. India backs decision. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इसको बनाया गया था बाय OECD कंट्रीज़। OECD कंट्रीज़ कौन हैं, कैसे या क्या इनका गोल है, इनको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस बात को समझिए, अगले स्लाइड में मैं OECD के बारे में बता दूंगा। अभी इस बात को समझिए कि 1973 में दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस हुआ था। तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल की कमी हुई थी, और इस कारण से जो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं की ग्रुपिंग है OECD। इंडस्ट्रियल और डेवलप्ड कंट्रीज़ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद ये OECD कंट्रीज़ को एक बात समझ आ गई थी कि उनको अपना एक अलग से रिज़र्व बना करके रखना होगा क्रूड ऑयल का, अगर उन्हें किसी दूसरे कंट्रीज़ पे, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आपको पता है कि दीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ आर वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। पूरे दुनिया भर में ऑयल एंड नेचुरल गैस के सप्लाई को ये रेगुलेट करते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा रिजर्व है, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा रसिया भी है। तो 1973 में इन्होंने एकाएक से ऑयल की सप्लाई घटा दी थी। इस कारण से जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, US के, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, इनको नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद से इन कंट्रीज़ ने मिल करके बनाया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पहले तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। उसके अलावा एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो पूरे दुनिया भर में पास करता है कि कब एनर्जी की सप्लाई बढ़ने वाली है, कब घटने वाली है, ताकि दुनिया के अलग अलग देश इसको लेकर के अपने लिए एनर्जी सिक्योरिटी की पॉलिसी पहले ही बना लें। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन पॉलिसी एडवाइजर, एनर्जी पॉलिसी एडवाइजर टू 30 मेंबर कंट्रीज ऑफ दिस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अपने जो भी 30 मेंबर कंट्री हैं उनके लिए एनर्जी पॉलिसी एडवाइजर का काम करता है। तो इसके 30 मेंबर हैं। मेक्सिको इज़ द लेटेस्ट मेंबर हु जॉइंड इट। अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ IEA। इंडिया गॉट एन एसोसिएट मेंबर स्टेटस ऑफ IEA इन मार्च 2017। तो एसोसिएट मेंबर हैं हम, लेकिन फुल टाइम मेंबर नहीं हैं। अभी 1973-74 में ऑयल क्राइसिस क्यों हुआ था जिस कारण से IEA बनाया गया, वो भी ज़रा देखते हैं। अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट तो आपको पता ही है। तो अरब और इजराइल की कन्फ्लिक्ट तो 1948 से चल रही है। 1973 में अरब के 2 कंट्रीज़ सीरिया और इजिप्ट ने मिल करके इजराइल पे अटैक कर दिया। लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं,
यूरोप और यूएस, इन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया, अरबिक कंट्रीज़ को सपोर्ट नहीं किया इस 1973 वॉर में। तो अरब कंट्रीज़ ने इसके जवाब में ऑयल की सप्लाई कट कर दी एक बार के लिए, और ऑयल, अरब कंट्रीज ही मेजर ऑयल सप्लायर हैं, इन्होंने एक बार के लिए ऑयल सप्लाई कर दी इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की और यूएस की। तो अब इन कंट्रीज़ को रियलाइज़ हो गया कि हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अरब कंट्रीज़ पे, और उसके बाद से ही दे हैव स्टार्टेड टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव, और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इन्होंने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है। इंडिया के अंदर जो इमरजेंसी आई थी 1975 में, उसको भी आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी ऑयल क्राइसिस से जोड़ करके देख सकते हैं। जब अरब कंट्रीज़ ने ऑयल का सप्लाई कट डाउन कर दिया था 1973-74 में, उसके बाद दुनिया भर में कच्चा तेल, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया, और कच्चा तेल का दाम बढ़ा मतलब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना मतलब महंगाई आना हर चीज़ में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का महंगा हो जाना, तो फल सब्जियां हर चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होती है महंगी हो जाएंगी। और इंडिया में 1973-74 में मेजर इन्फ्लेशन देखा गया, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स देखे गए, और इस कारण से इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा गया, जिस कारण से धीरे धीरे लोगों के अंदर अनरेस्ट आने लगा, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, और उसी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए फिर सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी। तो आप इन सब चीज़ों को जोड़ करके देख सकते हैं। 1973 का ऑयल क्राइसिस, उसी का नतीजा था कि IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल करके बनाया, ताकि उनकी डिपेंडेंसी जो है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ पे, यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे कम हो जाए। तो दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में एक ऑलरेडी ग्रुपिंग बना रखी है, OECD जिसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD में ये सारे कंट्रीज़ मेंबर हैं। आप देख सकते हैं इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर। तो OECD ने 1973-74 में जाकर के IEA बनाया है, क्योंकि OECD कंट्रीज़ को रियलाइज़ हो गया कि हाउ मच दे आर डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट। तो OECD कंट्रीज़ आर मोस्टली द हाई इनकम इकोनॉमीज़। तो दे आर 37 OECD कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम यूरोप। आप देख सकते हैं, तो एशिया से एक जापान है, तो यहाँ पे टर्की भी है। तो 5 कंट्रीज़ फ्रॉम अमेरिका, कनाडा, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको, US, 4 पैसिफिक कंट्रीज़, 2 कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट से इजराइल एंड टर्की हैं। तो ये सब कुछ देश हैं, ज़्यादातर हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं। OECD 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसको कभी कभार PT में पूछ लिया जाता है। तो OECD के 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, गवर्नमेंट एट अ ग्लांस रिपोर्ट एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। आज ही इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, PT से पहले इसको रटेंगे। अब एक करंट न्यूज़ तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा ही दिया था कि ये जो IEA है, जो दुनिया के मेजर डेवलप कंट्रीज़ के लिए एनर्जी रिज़र्व का काम करता है, तो एक स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बना करके रखता है कि इमरजेंसी के टाइम में उसका इस्तेमाल करें। उसने अपने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व से कुछ ऑयल रिलीज़ करने का फैसला लिया है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रसिया पे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिए हैं कि रसिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस कोई नहीं खरीदेगा। तो दुनिया भर में ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई की कमी हो गई है। उसको कंपनसेट करने के लिए नाउ IEA हैज़ डिसाइडेड टू रिलीज अबाउट 120 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। उसके ऊपर से कुछ दिनों पहले US ने ऑलरेडी अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से 180 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल रिलीज़ किया हुआ है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about need of subsidy reforms in India, and this topic is important for our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, मोटा मोटा मैंने एक सब्सिडी का डेफिनेशन दे दिया है। वैसे आई होप आप सब्सिडी तो समझते ही हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्ट पेमेंट और असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और एन ऑर्गेनाइजेशन to promote consumption of a particular good or services which has positive externalities on society। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है और लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, खासकर गरीब लोग, तो सरकार सब्सिडी देती है ताकि उसका कंजम्पशन बढ़े। ज़्यादातर सब्सिडी तो फूड के लिए मिलता है। होप आप समझते ही हैं इस बात को। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्सिडी प्रोवाइडर है। अगर बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं, अगर नंबर्स की बात की जाए बेनिफिशियरीज़ की, यानी कि लोगों की जो सब्सिडी से बेनिफिटेड होते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है। और हमारे देश में चूंकि गरीबी भी ज़्यादा है, गरीब लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है कि हमें सब्सिडी ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल अब देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने सारे लोगों को, लगभग 80 करोड़ लोगों को सरकार ने 5-5 किलोग्राम फूड ग्रेन हर महीने फ्री में प्रोवाइड कराया है ड्यूरिंग द पीक ऑफ द पैंडेमिक। अभी भी चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू सितंबर 2022।
अभी सब्सिडीज़ को लेकर के थोड़े से डाटा यहाँ रखे गए हैं जिससे सब्सिडी की कुछ निगेटिव बातें भी निकल करके आती हैं। आप देखो 2019-20 जो फिस्कल ईयर था उसमें टोटल सब्सिडी हमने जो प्रोवाइड किया इन ट्रिलियन, दैट वाज 6.22। चलिए ये नंबर से तो हमें मतलब नहीं है, अगर आप देखिए तो इट इज़ 3.1% ऑफ आवर जीडीपी। तो जितना हमारा जीडीपी है उसका 3.1% तो हम सिर्फ सब्सिडी पे खर्च कर रहे हैं। वो 2020-21 में बढ़ करके 5.8% हो गया। नेचुरल भी है क्योंकि इस साल भारत सरकार ने फूड सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो हमारी जीडीपी का 5.8% हम अकेला सब्सिडी पे खर्च कर रहे हैं। और पैंडेमिक के साल में ये 3.1 से बढ़ के 5.8 इसलिए हुआ क्योंकि इस साल फूड सब्सिडी बढ़ गई। लेकिन अभी भी 2021-22 में भी इट इज़ 3.8% ऑफ आवर जीडीपी विच इज़ गिवन एज सब्सिडी। ये बहुत ज़्यादा नंबर है और इस नंबर का हमें एहसास और बेहतर तरीके से होगा अगर हम पर कैपिटा सब्सिडी को देखें तो देखिए, अगर हम जितनी भी हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, 70% पॉपुलेशन, क्योंकि 30% तो बच्चे होंगे मान लीजिए, तो 70% पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं, हमारी जितनी भी जनसंख्या उसको 70% ले लिया जाए और जितना भी हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं उसको हम उस अपने पॉपुलेशन के 70% से डिवाइड करें, यानी कि पर कैपिटा सब्सिडी निकालें, यानी कि एक इंसान को ऑन एन एवरेज सरकार कितनी सब्सिडी देती है, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 6,500 से 7,000 रुपये हम लोग पर मंथ सब्सिडी देते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू सी दिस इज़ सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी प्रोवाइडेड। अब इतना ज़्यादा सब्सिडी अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली अब इट्स नॉट पर मंथ, इट्स पर ईयर, तो इतना ज़्यादा अगर हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी हमारे देश में आप देखिए गरीबी इतनी ज़्यादा है। सो दैट इटसेल्फ टेल्स कि देयर इज सम लीकेज ऑफ सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी सही हाथों में पहुंच नहीं रहा है, गरीब लोगों के हाथों में पहुंच नहीं रहा है सब्सिडी। दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम। सब्सिडी देने से दिक्कत नहीं था, सब्सिडी देने से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है सब्सिडी का मिस डायरेक्शन होने से, मिसयूज होने से, लीकेज होने से। होता क्या है कि सब्सिडी आया किसी गरीब आदमी के नाम पे, बीच में किसी आदमी ने वो खा गए। वो कैसे खाते हैं उसके भी तरीके हैं। मान लीजिए कि सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से चला, अलग किसी ऑफिस से, बड़ा बाबू बीडीओ के ऑफिस से वो निकल के आना है, गरीब लोगों को गांव में बंटना है। अब लोग क्या, बीडीओ साहब बीच में पैसा खा गए, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन जनरल यही होता है ना। फिर बड़ा बाबू बैंक ऑफिस, ये वहाँ के बड़ा बाबू उस ऑफिस के पैसा खा के कि हमें आधा पैसा दो, नहीं तो हम सब्सिडी का पेपर, तुम्हारा जो भी सरकार का बेनिफिट है वो तुम्हें नहीं देंगे। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स। इसको लेकर के राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बार कहा भी था, ये स्पीच काफ़ी पॉपुलर है, आप सब्सिडी पर कभी भी सवाल आ जाए तो इसको बता सकते हैं कि अगर भारत सरकार की तरफ से 1 रुपया चलता है ऊपर से, तो गरीब इंसान के पास बस 15 पैसा ही पहुँचता है, यानी कि बीच में 85 पैसा तो लोग खा जाते हैं। ठीक है, इस तरह के बड़ा बाबू लोग खा जाते हैं। तो पहले कैसा था, सरकार की तरफ से सब्सिडी चला, गवर्नमेंट ऑफिसेज से होते हुए आम आदमी तक पहुंचना है, मान लो फार्मर्स तक और इन सब तक पहुंचना है, बीच में ही लोग पैसा खा जाते हैं। लेकिन अब इसको टैकल करने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें सरकार कोशिश कर रही है कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट में सीधा सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये बीच में जो भी ह्यूमन इंटरफेसेज हैं इनको हटा दिया जाए। भाई जब तक ये इस बड़ा बाबू बीच में रहेंगे पैसा ये लोग खाते रहेंगे। ह्यूमन इंटरफेस मतलब ह्यूमन के थ्रू होते हुए पैसा आम आदमी तक पहुंचना। ह्यूमन इंटरफेस मतलब देयर चांसेस ऑफ करप्शन। तो ह्यूमन इंटरफेस को हटाने का एक ही तरीका है कि सीधा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए, बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाए। सो डीबीटी हैज़ बीन अ मेथड दैट हैज़ बीन in use since 2014, which has been taken up in order to address the problem of leakage of subsidies. Subsidies की दिक्कतें, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए डीबीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पैसा नहीं मांगती है, कंप्यूटर पैसा नहीं मांगता है, आदमी अगर बैठा है तो पैसा मांग रहा है। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए तो उसमें लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दैट इज़ वन मेथड। डीबीटी को इम्प्लीमेंट कई सारी चीज़ों में किया गया है। 2014 से ही डीबीटी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अलग अलग स्कीम के लिए। इससे पहल स्कीम
आपको पता होगा पहल स्कीम इज़ फॉर एलपीजी सिलेंडर्स। अब सीधा सीधा कैसा होता है कि मार्केट से हम लोग खरीदते हैं सिलेंडर मार्केट रेट पे, और जो सरकार सब्सिडी देना चाहती है डिफरेंशियल अमाउंट वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। हमारे मतलब घर की किसी लेडी का अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। अब 135 से भी ज़्यादा स्कीम्स जो हैं वो डीबीटी पे आजकल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से सब्सिडी का जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम हो गया है। अब देखिए डीबीटी तो दो तरीके से हो सकता है। डीबीटी सिर्फ पैसा नहीं होता है, डीबीटी कैन बी इन काइंड ऑल्सो। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो सीधा सीधा सामान दे करके भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम, जिसको आजकल मिशन पोषण कह रहे हैं, जिसमें जो बच्चे हैं उनको स्कूल में सीधा सीधा आकर के खाना खिलाया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। दूसरा होता है कैश ट्रांसफ़र, जो पहल या एमजी नरेगा में हो रहा है आजकल। डीबीटी के लिए जरूरी है जैम ट्रिनिटी। जैम, डीबीटी इज डिपेंडेंट ऑन जैम ट्रिनिटी। जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल। ये तीन चीज़ चाहिए अगर हमें डीबीटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो जनधन अकाउंट होना चाहिए, सबका अकाउंट होना चाहिए, आधार से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आधार से लिंक नहीं होगा तो सही बेनिफिशियरी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तभी प्रॉब्लम होता। अगर आधार ना हो तो घोस्ट बेनिफिशियरी का दिक्कत हो जाएगा। ग्राउंड पे कोई है ही नहीं, राम श्याम हनुमान, लोग फर्जी अकाउंट बना करके राम श्याम हनुमान नाम से अकाउंट बना करके उसके अकाउंट में पैसा ले लेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ले लेंगे सरकार को दिखा करके कि मैं सर एमजी नरेगा का वर्कर हूँ, मैं ये गरीब आदमी हूँ। तो उसके लिए आधार होना जरूरी है, जनधन, आधार और मोबाइल लिंक होना चाहिए जनधन अकाउंट से। तभी जाकर के क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपको पता चल पाएगा कि अच्छा अकाउंट आया में पैसा आया, नहीं तो बैंक का जो मैनेजर है वो खा जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं पैसा तो आया नहीं तुम्हारे अकाउंट में। सो दिस इज़ हाउ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2014-15 सजेस्टेड कि वी नीड टू गो फॉर जनधन, आधार एंड मोबाइल, जैम ट्रिनिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर डीबीटी। और यही कारण है कि भारत सरकार ने फिर बड़े लार्ज स्केल पे जनधन अकाउंट खोलना शुरू किया सिंस 2015, ताकि भारत सरकार ज़्यादातर स्कीम्स को अब डीबीटी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन डीबीटी, अब देखिए डीबीटी से ये तीन फायदे, आधार से आइडेंटिफिकेशन, जे से जनधन अकाउंट और एम से बेनिफिशियरी का इन्फॉर्मेशन कि उसके अकाउंट में पैसा है। लेकिन डीबीटी के अपनी समस्या है। मान लो कि सरकार ने इस आदमी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र भी किया कि लो भाई तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजो, अपने बच्चे का इलाज कराओ हॉस्पिटल में, अपने लिए खाना खरीदो, फूड सब्सिडी दिया, और ये आदमी उसका तंबाकू खा गया, मान लो शराब पी गया, तब क्या करेंगे? तो ये समस्याएं भी निकल के आ रही थी डीबीटी में, और इसको फिर एड्रेस करने के लिए सिस्टम लाया गया है ई रूपी का। नया एक सिस्टम लाया जा रहा है, एकदम नया मॉडल है ये। तो सब्सिडी पे सवाल आ जाए तो ये सब लिखना है। ई रूपी इज ए काइंड ऑफ वाउचर, जिसमें एक स्लिप जैसा मिलेगा, डिजिटल फॉर्मेट में है, बस मोबाइल में आएगा, मोबाइल में डिजिटल वाउचर रहेगा। मान लीजिए कि तुमको इस इंसान को 5,000 रुपये देना है इलाज कराने के लिए, तो सरकार सीधा सीधा इसके अकाउंट में 5,000 रुपये नहीं डालेगी, इसके मोबाइल में 5,000 का एक हेल्थ वाउचर आएगा, और ये हेल्थ वाउचर ये ले जाकर के हॉस्पिटल में देगा, दिखाएगा, तो इसके बदले में इसका 5,000 का इलाज होगा। यानी कि वो वाउचर की मदद से ये आदमी बस हेल्थ पे ही खर्च कर सकता है, अपना इलाज करा सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज हाउ डाइवर्जन ऑफ फंड टू सम एक्सटेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड विथ हेल्प ऑफ ई रूपी विच इज ए काइंड ऑफ वाउचर। तो ई रूपी इज ए कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट, QR कोड SMS बेस्ड ई वाउचर स्कीम है, जिसकी मदद से डाइवर्जन ऑफ फंड को कुछ हद तक रोका जाएगा। कई सारे स्कीम्स में से मैटरनिटी बेनिफिट, हेल्थ स्कीम, जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए सब्सिडी पे अब सवाल आ जाए, इस तरह का सवाल मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन सब्सिडीज इटसेल्फ आर ए प्रॉब्लम। हमारे देश में सब्सिडी गरीबी कम करती है और पैसा बर्बाद ज़्यादा कराती है, वेस्टेज लीकेज ज़्यादा कराती है। तो इशूज ऑफ सब्सिडी आपको इसमें गिनाना है, फिर सॉल्यूशन भी बताना है। तो डीबीटी, ई रूपी, ये सब तो लिख ही दोगे। इशूज हैं सब्सिडी के, फाइनेंशियल बर्डन, सरकार के खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं। देखो 3.1% तक तो अपने GDP का हम सिर्फ सब्सिडी पे खर्च कर रहे हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अब सब्सिडी भी हर जगह सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। पंजाब हरियाणा में जैसे MSP ज़्यादा इजीली अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पे FCI ज़्यादा एक्टिव है,
कहीं कहीं जगहों पे एमएसपी अवेलेबल ही नहीं। हमारे असम में ही देख लो, फार्मर्स को, बहुत सारे फार्मर्स को एमएसपी के बारे में पता ही नहीं है। डिस्टॉर्शन, इट लीड्स टू लीकेज ऑफ फंड, घोस्ट बेनिफिशियरी, यहाँ पे लिख देता कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 पैसा ही गरीबों तक पहुँच पाता है। डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रेड, होता क्या है कि सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है फर्टिलाइजर पे, सस्ते दामों पर यूरिया प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को, और फार्मर्स वो यूरिया लेकर के बेच देते हैं इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन निकाल लेते हैं अपने काम के लिए। सो दिस लीड्स टू डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रेड, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। सस्ते दामों पे जब फर्टिलाइजर मिलता है, सस्ते दामों पे जब पानी मिलता है, यानी कि इरिगेशन सब्सिडी मिलता है, तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, वेस्टेज करते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से सैलिनिटी ऑफ द सॉइल भी बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स। सो सब्सिडीज इन मैनी केसेज आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स दैन सॉल्यूशंस। The next article is about palm oil crisis in India, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian economy point of view. देखो ये डाटा देखिए, इस डाटा की मदद से आपको पता चल जाएगा कि जो भी हम लोग एग्रीकल्चरल इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है वेजिटेबल ऑयल का। वेजिटेबल ऑयल हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स एंड ऑल, तो यानी कि इंडिया इज हेवली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल। और वेजिटेबल ऑयल्स हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं ये भी देखो, यूक्रेन से करते हैं क्योंकि यूक्रेन में सनफ्लावर ऑयल बहुत मिलता है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना से करते हैं क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन ऑयल बहुत मिलता है। और तीसरा है मलेशिया इंडोनेशिया से, जहाँ पे पाम ऑयल बहुत मिलता है। हाल फिलहाल में इंडोनेशिया जो है वो मलेशिया से भी आगे निकल गया है, एंड इंडोनेशिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। अब दिक्कत क्या हो रही है, इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का, वहाँ पे खुद में पाम ऑयल की कमी हो गई है, और इस कारण से इंडोनेशिया की सरकार ने पाम ऑयल को एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। क्यों कमी हुई है वहाँ पे ये भी समझो। देखो पहले तो यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई, रसिया यूक्रेन की लड़ाई। इस लड़ाई के कारण सनफ्लावर ऑयल का सप्लाई पूरे दुनिया भर में कम हुआ। जब सनफ्लावर ऑयल का सप्लाई कम हुआ तो पाम ऑयल का डिमांड बढ़ गया, और पाम ऑयल का डिमांड बढ़ गया तो नेचुरली पाम ऑयल का भी शॉर्टेज हो गया। अब पाम ऑयल का शॉर्टेज इतना हो गया कि इंडोनेशिया की सरकार ने उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। दूसरा एक और कारण है, इंडोनेशिया की सरकार ने बायोफ्यूल पॉलिसी अपनाया। जैसे हमारे देश में बायोफ्यूल पॉलिसी है ना कि पेट्रोल या डीजल के साथ हम लोग थोड़ा बहुत एथेनॉल को मिक्स करेंगे, तो वैसे ही वहाँ पे उन्होंने बायोफ्यूल पॉलिसी अपनाई जिसमें दे आर प्लानिंग 30% ब्लेंडिंग ऑफ डीजल विथ पाम ऑयल, और इस कारण से वहाँ पे पाम ऑयल का डिमांड बढ़ गया है। अब इन दोनों कारणों से यहाँ पे जब पाम ऑयल यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा, सनफ्लावर ऑयल ऑलरेडी यूक्रेन से आ नहीं रहा है, तो इंडिया में आप सोचो जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट के लिए, इंडिया में वेजिटेबल ऑयल का दाम कितना बढ़ जाएगा। जब वेजिटेबल ऑयल का दाम बढ़ जाएगा तो इट विल लीड टू मोर फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया विच इज़ ऑलरेडी हाई। तो हमारा इन्फ्लेशन तो सीपीआई इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई चल रहा है 6% के आसपास, और उसमें फूड एंड बिवरेजेस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है 54%, और अब फूड इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हमारे लिए और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट इंडिया इज़ गोइंग टू फेस बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड पाम ऑयल सप्लाई कमिंग फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियन टेंट टर्टल्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखो इंडियन टेंट टर्टल, अब ये कोई बहुत बड़ा स्पेसीज या मेजर इंपॉर्टेंट स्पेसीज है नहीं, लेकिन हुआ क्या कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने राज्यसभा में खड़े होकर के उन्होंने इंडियन टेंट टर्टल्स के कंजर्वेशन के बारे में कुछ बातें कही हैं। तो इस तरह से जो भी स्पेसीज न्यूज़ में आ जाते हैं ना, उनसे रिलेटेड कभी कभार पीटी में सवाल आ जाता है। तो इंडियन टेंट टर्टल्स को एक बार देख लेते हैं। इट इज़ इंडेमिक टू इंडिया एंड बांग्लादेश, तो इंडिया और बांग्लादेश में मिलता है। फ्रेश वाटर, रिवर्स या स्वैम्प्स, दलदल एरिया में ही रहता है। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखें तो शेड्यूल 1 का स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन में कोई कमी है नहीं। देर आर नो रिपोर्ट्स टू इंडिकेट कि इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, एंड दैट इज़ वाई IUCN में इसका कैटेगरी लीस्ट कंसर्न्ड है। और साइट्स में जो इंडेंजर्ड स्पेसीज के ट्रेड पे लिमिटेशन लगाता है उसमें भी अपेंडिक्स 2 में है, मतलब इतना कोई मेजर लिमिटेशन नहीं है इसके ट्रेड में, जबकि अपेंडिक्स 1 होता है तो मेजर लिमिटेशन होता है। तो ये सब चीज़ें पीटी से पहले एक बार देख लेना इंडियन टेंट टर्टल के बारे में। कैसे पिछले APSC पीटी में लेमूर आ गया था, वैसे ही ये सब फिर से आ सकता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। भारत नेट प्रोग्राम 100 Mbps ग्राम पंचायत में स्पीड पहुंचानी, एब्सोल्युटली करेक्ट। BBNL इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, बोथ आर करेक्ट। फेमस पेंटिंग फैमिली ऑफ बेगर्स, राजा रवि वर्मा आंसर होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।